And hello everyone. Smile evening, sir. Good evening. Smile evening, sir. Good evening. चलिए अब संडे के क्लासेस हम लोग नहीं करेंगे। अब मैंने डिसाइड किया मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इवनिंग में अराउंड 8:30 to 9:30 हम लोग मिलेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी सर। ठीक। सो जनरली मंडे को हम लोग 60 का डिस्कशन रखेंगे एंड वेडनेसडे कोई जनरल टॉपिक रहेगा। फ्राइडे कुछ जो रेगुलर कोर्सेज हमारे चल रहे होते हैं वो कोर्सेज होंगे, बट जो संडे का डिस्कशन था वो मैं मंडे को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आज में अभी जो रिसेंट बैच है उन लोगों को पहले क्वेश्चन पूछने के लिए देते हैं। उन लोगों का कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं, बाद में पुराने लोग पूछेंगे। तो न्यू बैच के लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जैसे जी क्या चल रहा है इनके प्रैक्टिस में भी? सर कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है अभी। हाँ सर अभी ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे संडे वो जो बना के दिए थे प्रसेनजीत जी, हाँ वो ठीक है सर। सही है। उनका हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सर मोस्टली सबका। अब सब सर के किसी के कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो पता नहीं, जो होगा वो पूछ लेंगे सर। ऐसे तो कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है मेरे ख्याल से। बाकी जस्ट मेरे कॉल आया, मैं एक मिनट। हाँ जी पूछिए। हेलो जी। सर, जैसे किसी को इजीली कफ एंड कोल्ड होता है तो वो लंग प्लास होता है, पर हर वक्त में क्या प्लास होना चाहिए? कभी कभी देखता हूँ जो इजीली कफ एंड कोल्ड है पर कॉन्स्टिट्यूशन निकलने के बाद लंग माइनस भी हाँ होता नहीं है। वही क्या है ना, सिम्टम्स हमें कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए हम लोग ओवरऑल टोटली सब कुछ देख के डिसाइड करते हैं। इसलिए एक पॉइंट पे नहीं देख सकते, इसलिए हर एक ऑर्गन के लिए एनर्जी के लिए 3-4 क्वेश्चंस हैं और ज्यादातर हम लोग प्रेफरेंस हम लोग इमोशंस को देते हैं। अच्छा, इसलिए 3-4 जो कंपेयर करेंगे उसके बाद डिसाइड। अच्छा। और सर जैसा है मुझे मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है जैसा टाइप 2 पहचानने में। जैसे एक तो एग्जांपल हो गया जो इजीली डर जाता है और उसका यूबी माइनस है तो वो टाइप 2 में चला जाएगा। और ऐसे और क्या क्या क्राइटेरिया है? जैसे मेरा एक पेशेंट है तो उनका नाइट मेयर्स का प्रॉब्लम है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप में दिया था। तो हाँ नहीं वो जैसे ये सही बोला था, जो अगर टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको भी हम लोग टाइप 2 में लेते हैं। मतलब वो कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंडेप्थ पैथोफिजियो समझना होगा, या फिर आप समझिए नाइट मेयर की जो प्रॉब्लम होती है, हो सकता है जीबी एक्सेसिव हो या लीवर वीक होने के कारण आता है। टाइप 2 में भी लीवर का टाइम आता है, तो लीवर जब वीक होता है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। किडनी वीक होने से भी आता है, बट जनरली अगर टाइप 2 है तो डेफिनेटली लीवर वीक है उसके कारण से आ रहा है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लीवर वीक था ही, मतलब लीवर माइनस था, तो फिर भी वो टाइप 2 में कैसा चला गया मतलब? हाँ तो टाइप 2 में लीवर माइनस कर सकता है ना। हाँ, टाइप 2 में भी माइनस है, टाइप 1 में भी माइनस है। हाँ तो उसके इसका मतलब वो टाइप 2 है, तो उसका अब लीवर के ऊपर काम करना है। सर टाइप 2 के बारे में और थोड़ा डिस्कस कीजिए सर। ये जितना आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रैक्टिस करते जाएंगे ना उतना हो जाएगा। जैसे 3-4 पॉइंट्स है जो अगर आप लोग ध्यान होगा तो उस वीडियो में हमने कवर किया है, बस वही 3-4 पॉइंट है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है हमारे पास। सर उनसे पूछना है कि वो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया क्या, और फिर उनको 1-2 सिटिंग भी किया तो कुछ रिजल्ट समझ में आया क्या टाइप 2 लेके? प्रसन्न जी का हाँ जी। हाँ जी मैंने 2 ट्रीटमेंट दिया था तो हाँ। उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 2 ट्रीटमेंट मैंने दिया इंडिविजुअल में। क्या उनका मेजर कंप्लेन क्या है? उनका मेजर कंप्लेन है नाइट मेयर्स होता है, मतलब रात में हर वक्त नींद भी खुल जाता है और उसके नाइट मेयर के बाद ये होता है, और बहुत ज्यादा पसीना होता है और सिर दर्द होता है, सिर गर्म हो जाता है
ब्लड तो प्रेशर, तब उनका ब्लड प्रेशर उनका क्या है? गैस की भी प्रॉब्लम हो जाता है एक ही टाइम में। और उसका सेकंड प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है मतलब उसका उनका पैर में फुट में नमनेस है, नमनेस, टिंगलिंग, ऐसा प्रॉब्लम होता है। और कोई फिंगर में डायबिटीज? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है उनका। ब्लड, वही में ब्लड प्रेशर है, तो अभी वो मेडिसिन ले रहा है, वो कंट्रोल में है। वो कंट्रोल में है। सर उनका, उन्होंने नाइटमेयर का फिक्स टाइम लिखा था रोज में, हम्म। हाँ कि मतलब वो रोज। मतलब 3 दिन ऐसा होता है, 3 दिन 2 दिन हफ्ते में। सर इनका कोलोनस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन निकलना चाहिए सर। जब एक बात पे आपने बता दिया, पूरा हिस्ट्री लिया भी ना। तो मतलब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन निकला भी है? कॉन्स्टिट्यूशन है, आ विन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप 2 आ विन कॉन्स्टिट्यूशन। सर टाइप 2 तो इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने ऐसा ही लिखा था कि 1 से इतने बीच में, मतलब सर फिक्स टाइम। सर वो नहीं एक लिखा कि डेली हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। सर वो लिखे थे फिक्स टाइम एट फ्रॉम 1 PM टू 1 AM टू 4 AM। 4 AM। वो इसके हाँ लिए मेडिसिन भी ले रहा है, कुछ नार्व का मेडिसिन ले रहा है। तो मेडिसिन लेने से 1 ये थोड़ा AM कम टू है। कभी कभी 1 मतलब AM टू मेडिसिन 4 लेने AM। भी काम नहीं करता। हाँ। कैलकाटा के पेशेंट है? हाँ सॉरी, कैलकाटा के पेशेंट है? हावड़ा में रहता है। तो 1 AM मीन्स आप आधे घंटे कभी पहले कभी हमें 2 चलना होगा। बजे में भी होता है, मतलब रात के 2 बजे ऐसा। तो अगर 1:30 से 2 बजे के हो रहा है तो फिर ये मे बी चक्रा, मतलब चक्रा आ विन चक्रा का टाइमिंग है। ठीक है, 2 to सर 4। कोल्डनेस है ना सर? नहीं नहीं, चक्रा से। 2 to 4 सर वो है, हाँ 2 to सॉरी, 4 वो। कोल्डनेस, हाँ कोल्डनेस, सर रूम कोल्डनेस, कोल्डनेस है और कोल्डनेस चक्रा है, राइट, सॉरी, हाँ। कोल्डनेस। फिर नहीं नहीं सर नहीं नहीं स्नोरिंग का नहीं क्या, कौन सा एनर्जी है सर? सर कोल्डनेस से आए। नहीं नहीं, 2 से 4, 4 से 6 सर से वो 2 होता से है। 4 नहीं, वो तो एक लिखे थे सर, तो 1 नहीं नहीं, बजे वही के मैं हिसाब बता रहा से। हूँ ना कि वो 1 से 2, अगर ये देखिए 1 से टाइम के 4 लिए बजे तक में ही होता है। 1 से 4 है, तो मे बी वो 1:30-2 बजे शुरू अगर हो रहा है तो इधर की एग्जैक्ट टाइम देखना होगा। एक है तो हाँ 1 कभी से कभी 3, 1:30-2 बजे में भी होता है। तो ये समझना, अगर 1 से 3 है तो लीवर का टाइम हो जाता है, और आपका, और कलकत्ता में आधे घंटे पहले से लेना है आपको, समझ रहे हैं? मतलब कि 3 AM टू 5 AM लंग्स का जो टाइम है, तो कलकत्ता में 2:35 से स्टार्ट हो जाएगा, राइट, 2:36 से। जितना है आप लोगों को ना, ये टाइम कैलकुलेशन मालूम है? तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, नहीं मालूम है सर। आवाज ब्रेक आ कलकत्ता रही में कैसे हो जाएगा सर? थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो। है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये पूछना होगा ना, कंफ्यूजन हो रहा है तो ये टाइम कैलकुलेशन में आना चाहिए। कलकत्ता में कैसे हो जाएगा सर? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ये टाइम कैलकुलेशन हमें आना चाहिए कि जो हम लोग का घड़ी का जो टाइम है वो हम आपके लोकल टाइम नहीं होता है, राइट। जैसे हम लोगों ने इंडिया में जो टाइम देखते हैं वो इलाहाबाद का टाइम देखते हैं, और टाइम का कैलकुलेशन आना चाहिए आप लोगों को। तो कलकत्ता का टाइम अलग होगा, मुंबई का टाइम अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑलवेज 3 to 5 नहीं होगा, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। जनरली हम लोग ये मेरिडियन सुजुकी में ही डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, वो मैं पेन लेके नहीं बैठा हूँ अभी पे, तो मैं कभी उसको ड्रॉ करके बताऊंगा आप लोगों को। कैलकुलेशन 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, और वो लैटिट्यूड के साथ कैलकुलेट करते हैं। बस इतना जान सर वो लीजिए तो कैलकुलेट। समझाया सर। हाँ, आपने मेरिडियन सुजुकी हमसे किया है ना, तो इसलिए जो लोग नहीं किए हैं, जो डायरेक्ट इसकी ज्वाइन किए हैं, वो नहीं जानते हैं, ठीक है। जो लोगों ने मुझसे मेरिडियन सीखा है, और जनरली इसकी में भी हम बता देते हैं, जब क्वेश्चन होता है ना ऐसे तो बताते हैं। जो लोग मेरिडियन सुजुकी में हमसे ज्वाइन किए हुए उनको पता है, ठीक है। वो जिस दिन मैं पेन लेके बैठूंगा उस दिन मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊंगा। बस इतना जान जाइए कि कलकत्ता का टाइमिंग में 24 मिनट पहले रहता है, ठीक है। तो इसलिए टाइम को बहुत अच्छे से समझना होगा। 1 to 3 का टाइम हो रहा है तो लीवर का टाइम हो जा रहा है, बट
या 1 to वो कलकत्ता में फिर आपको 12:30 से स्टार्ट हो जाएगा प्रॉब्लम अप्रॉक्स, ठीक है, और वो 2:30 से 3 के बीच में फिनिश हो जाएगा। बट वो 4 o'clock तक जा रहा है, मतलब वो 3 to 5 का टाइम नहीं है है ना। तो मे बी ये चक्रा टाइमिंग हो, विंड चक्रा का टाइमिंग हो, तो ये टाइप 2 नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट करिए, ट्रीटमेंट करके देखिए कैसा लगता है, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। मे बी आपको टाइप 1 कॉन्स्टिट्यूशन भी लेना पड़ सकता है। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना 2-3 पॉइंट समझ के कभी नहीं बोला कीजिए, कितना भी आप प्रैक्टिस करिए, कितना भी। मैं भी करता हूँ मैं, लेकिन जनरली मैं भी पूरी हिस्ट्री को देख के, सोच के, समझ के रीजन देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजों में चेंज हो जाता है। से इंडिविजुअल आपको क्लियर दिख रहा है, बट हो सकता है आप बात करते करते आपको लगे कि उनका डोमिनेंट एनर्जी यूनिट है, तो मे भी यूनिट लेवल पे काम करना था। इसलिए ऑलवेज हिस्ट्री लेके एज ए होल समझिए और उसके बाद काम करिए। सर एक्चुअली इतना डिटेल्स इसमें तो डिस्कस ही नहीं हो पाता सर, वो लिखे कि 1 to 4 तो वो समझ में आया कि नहीं, एवरीडे यही ही बात है। होगा देखिए अभी। हाँ, क्या है कि हिस्ट्री टेकिंग एक्चुअली में सामने सामने होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ठीक है व्हाट्सएप में डिस्कस कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब पेशेंट सामने बैठे रहते हैं तो हमें उनका इमोशन, फेशियल एक्सप्रेशन और बहुत सारी चीजों को ध्यान में देके डिस्कस करते हैं। जब आप आई कांटेक्ट करके बात कर रहे होते हैं, पेशेंट के बोलने में कैसा इमोशन है, जैसे आज ही मैं क्लिनिक में पेशेंट देख रहा था, तो बात करते करते उनको आंखों में आंसू आ गए, तो इससे समझ में आता है कि यूनिट ड्राइनेस आ रहा है, पुरानी बातें हैं को लेकर सैडनेस है, और बाहर भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज आप व्हाट्सएप में नहीं समझ सकते ना। तो जो हिस्ट्री टेकिंग है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हम लोग विद दिस फॉर्म्स एंड ऑल एवरीथिंग। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग का अपना एक इम्पोर्टेंस है। सर यह भी सही है कि पेशेंट जब शुरू में नया पेशेंट अपने पास आता है, तो शुरू में उनको जो क्वेश्चन अपन पूछते हैं हिस्ट्री टेकिंग के, तो सही से उत्तर नहीं देते हैं आंसर। बिल्कुल, क्योंकि जब उसको वो ओपन नहीं हो पाते रहे। सर जब हम उनको अगर ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछे बगैर अगर मेरिडियन के ऊपर ट्रीटमेंट 2-3 सिटिंग किए और उनको थोड़ा रिलीफ मिला, तो फिर वो आंसर करेक्ट दे सर। ये भी मैंने देखा है सर। हाँ, ये भी होता है। देखिए क्या है ना, हर पेशेंट डिफरेंट है, इसलिए किसी को फेथ नहीं होता है, किसी का मेंटल स्ट्रेस कुछ और होता है, कुछ लोग फर्स्ट टाइम ओपन नहीं हो पाते हैं। फिर अगर आप उनको कुछ रिजल्ट दे देते हैं तो उनको फेथ आता है, फिर वो अपने सारे प्रॉब्लम इमोशन आपके सामने खुल के बात करते हैं। और हिस्ट्री टेकिंग में हिस्ट्री लेना एक आर्ट है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हिस्ट्री टेकिंग इज एन आर्ट। वो आर्ट आपको सीखना होगा ताकि वो पेशेंट अपना सारा प्रॉब्लम आपसे खुल के बात कर सके। वो आपकी एनर्जी में वो इतना कंफर्टेबल फील करना चाहिए कि वो ओपन हो जाए। इसलिए ये एक आर्ट है, हमें सीखना होगा। हिस्ट्री टेकिंग बहुत प्रैक्टिस से डेवलप होता है। और सर मैंने अभी जो गोजी का जो क्वेश्चन था, बीपी बढ़ा हुआ है पेशेंट का, तो ऐसे पेशेंट मैं 2-3 अभी तक किया हूँ, तो उनका कॉर्नियस एक्सेसिव के ऊपर अच्छा रिजल्ट आया सर। इनका भी यही है जो मैं फील कर रहा हूँ। कॉर्नियस एक्सेसिव के ऊपर उन्होंने अगर काम किया तो 2-3 सिटिंग में उनको अच्छा रिजल्ट मालूम होगा सर। नहीं तो कोल्डनेस एक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मतलब यूनिट में या इंडिविजुअल में? यूनिट में सर। अच्छा, यूनिट में कोल्डनेस एक्सेसिव हो सकता है। हाँ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है ना सर उनकी। हाँ, तो वो हिस्ट्री, लेकिन आप प्रॉब्लम देख के कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये रॉन्ग मैसेज बस नहीं स्प्रेड करना है हमें, ठीक है। ऑलवेज पेशेंट की हिस्ट्री लेके समझ के, पेशेंट का ये डिफरेंस समझिए आप। सुजोग में या फिर किसी भी ट्रेडिशनल सिस्टम में डिजीज वाइज कभी भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। ट्रीटमेंट ऑलवेज पेशेंट सेंटर्ड होता है, पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके प्रकृति को देख के करना होता है। जैसे कैंसर का पेशेंट, जैसे मैं बताता हूँ, कोल्डनेस एक्सेसिव भी हो सकता है, हॉटनेस डेफिशिएंट भी हो सकता है। तो आप पेशेंट के सिम्टम्स को बेस में बनाकर कभी भी डायग्नोसिस नहीं करिए। ऑलवेज पूरा हिस्ट्री लीजिए, समझिए, फिर डिसाइड करिए। मे बी से आपने 10 पेशेंट देख लिए, सेम प्रॉब्लम का सेम कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, 11th पेशेंट डिफरेंट हो सकता है। सर क्वेश्चन है, स्नोरिंग कौन सा एनर्जी में आता है सर?
ये एक्चुअली में आपका ब्लॉकेज रहता है, ठीक है, मतलब नोज के और यहाँ के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं और वहाँ पैसेज में ब्लॉकेज होने लगता है। तो जब आप सांस लेते हैं तो वहाँ पे आवाज होने लगती है। तो ये जो वीकनेस आता है ये मे बी एक्सेसिव ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस ब्रांच लेवल पे, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो भी ह्यूमिडिटी पेशेंट जो ओबेस पेशेंट होते हैं जिनमें ह्यूमिडिटी एनर्जी ज्यादा होती है उन्हीं में लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं कि ओबेस पर्सन में मिलते हैं, बहुत आपको लीन एंड थिन मिलेंगे उनको भी रहेगा। तो उनका फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उनका लोकल एरिया में ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस एनर्जी एक्सेसिव हो जाती है। और अगर देखा जाए तो ब्रांच, ये सब ब्रांच की प्रॉब्लम होगी, वहां पे जाके मसल्स में ज्यादा वीकनेस आ जाती है, तो उसके कारण से ये प्रॉब्लम होती है। सर टिंगलिंग और नमनेस ये कौन सी एनर्जी? ये कोल्डनेस है, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर नर्व वीक हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम मिलता है, तो वहाँ पे हमें नंबनेस, टिंगलिंग, हीट कम हो जाता है, तो ड्राइनेस एंड कोल्डनेस एनर्जी रहती है। सर हम उनको बोले थे कि उनका विटामिन भी चेक करवा लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। और एक ये विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है। जो भी मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, पीपीटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन रहा है, संडे में टाइम दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि जो अन्नमय कोशिका और प्राणमय कोशिका के बारे में क्यों जानना जरूरी है, और दोनों का नॉलेज होना चाहिए और दोनों लेवल की डायग्नोसिस होनी चाहिए। तो ये ब्लड टेस्टिंग की भी नॉलेज जरूरी है। अगर डी और B12 कम है और हम लोग कितनी भी एनर्जी दें, एनर्जी ट्रीटमेंट करें और उसको हम लोग रीस्टोर ना करें, तो रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है, ठीक है, इसलिए उसका भी डायग्नोसिस होना चाहिए। रिसेंटली हम लोगों ने काफी पेशेंट्स का किया, उनका पेन चला जा रहा, फिर आ रहा था, फिर हमें टेस्टिंग कराई तो विटामिन डी किसी का 4 है, किसी का 6 है, किसी का 8 है। तो जैसे ही विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ तो रिजल्ट और अच्छे हो गए और परमानेंट हो गए। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। सर पेशेंट ऐसे कोई डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर जस्ट ये ट्रीटमेंट मतलब ये टेस्ट बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, मतलब नहीं नहीं, करने, कोई क्योंकि डॉक्टर ने ही लिख कर दे रहे हैं नहीं, कोई तो। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। और कलकत्ता में क्या, और ऑल ओवर इंडिया के लिए मेजर सिटीज के हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम कलकत्ता में कोई टेस्टिंग करानी है तो आप हमें क्लिनिक में बोलो, वो हम करवा देंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपकी भी सर टाई अप हम करा सप्लीमेंट देंगे। हमारा आप, ऑफिस में मिलता है सर? हाँ जी, सप्लीमेंट हमारा ये ऑफिस में मिलता है सर? नहीं, वो तो हम लोग लिख देते हैं, आप खरीद सकते हैं, हम लोग बता देते हैं। और इंजेक्शन हम लोग रखते हैं काफी, अभी रखना शुरू किया हम लोगों ने, जब जिनका 10 के नीचे रह रहा है विटामिन डी, उनको हम लोग डायरेक्ट इंजेक्शन देके बूस्ट कर रहे हैं। बट 10 के ऊपर रहने से सप्लीमेंट से हो जाता है। सप्लीमेंट आपको हम लोग बता देंगे, लिख देते हैं। डिप्यूरा देते हैं विटामिन डी के लिए, और B12 के लिए न्यूरोकाइन ओडी देते हैं। और ब्लड टेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें क्लिनिक में फोन करना, आपका डायरेक्ट टाई अप करा देंगे, आप भी वहाँ से करवा सकते हो अपने पेशेंट का अपने लिए। ठीक है सर। सर ये ऑफलाइन क्लास कहाँ पे होगा सर? ये कलकत्ता में होगा। आप अभी इतनी जल्दी मत आओ, मैं, आपने कहा था मुझे पहले बताने के लिए, बट मैं प्लान नहीं कर पाया नहीं पहले मैं आ से। रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर। आ रहे हो आप? तो हाँ ठीक सर। है, हाजिरा में होगा। तो एयरपोर्ट से कहाँ से जाएंगे सर, बोल दीजिएगा बता देंगे सर, आपको। पहुंचेंगे सर। आप मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा। कब आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, मुझे हाँ बता सर। देना, मैं बता दूंगा। और कब जा रहे हो तो मैं प्लान कर लेता हूँ। 2 क्लिनिक है हमारे, एक एयरपोर्ट के पास है, एक दूर है। बट जनरली मैं दूर में प्लान करता हूँ, संडे का वो क्लिनिक हमारा थोड़ा बड़ा है। बट हम प्लान कर लेंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको बता दूँ। हाँ सर, व्हाट्सएप में आप वो एड्रेस भेज हाँ दीजिए, मैं देता हूँ, मैं मतलब डिस्कस करें, हाँ हम ग्रुप ग्रुप में में। डिस्कस करें, ग्रुप में हाँ discuss। सर आपका हिसाब से कुछ आज समझाइए हम लोग को। चलिए, क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन पूछिए, उसके अकॉर्डिंग। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी, बोलिए। सर कल जो आप मेरे को बोले थे कि ब्रेन मेरिडियन और अजना चक्रा में करना है, हम्म।
तो सर उसके साथ तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बेसिक नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच करने के लिए ना। तो सर अभी फिर ऐसी ब्रांच ही करते रहे, अभी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है उसके साथ में। नहीं काफी दिन कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रीटमेंट हो गया अभी, और उनका जो मेजर प्रॉब्लम एक ऑर्गन के ऊपर आ रहा है, इसलिए हम लोग फिर उन ऑर्गन के ऊपर फोकस करें। अच्छा, तो सर इस केस में अगर फिर जब हम लोग चक्रा वो कर रहे हैं ट्रायोरिजिन से, तो वो क्या उसका वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करके ऐसे हो जाता है उसमें सर? हाँ हाँ देखिए इतने दिन कॉन्स्टिट्यूशन किए ना हम लोग, जैसे क्या है कि पहले बेसिक किए फिर ब्रांच देन सब ब्रांच, तो अभी काफी दिन तक हम लोग बेसिक ओवरऑल बॉडी की एनर्जी पे काम किया। अब उस एनर्जी को हम डाइवर्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर, ताकि बॉडी उसको हील करे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम अभी उस ऑर्गन से आ रहा है इसलिए। सर आज तो काफी बेटर था, अब हम हाँ रात का देखना चाहते हैं कि रात को नींद हो रही। कैसा है? हाँ नहीं ठीक है, हाँ। कैसा रहता है कल बताइएगा फिर डिसाइड करें। हाँ ठीक है सर। सर और एक क्वेश्चन है सर, हाँ जी बोलिए। किसी को किडनी डेफिशिएंसी है, यूरिनरी ब्लैडर भी डेफिशिएंसी है और नाभनेस है, तीनों ही एक साथ डेफिशिएंसी है सर। कोलनेस डेफिशिएंसी है, टोन करेंगे तो सर नाभनेस टोन और ज्यादा नाभनेस हो जाएगा सर। नहीं हो सकता है ना कि पेशेंट टाइप 2 में हो, किडनी आपका ड्राइनेस में हो, कोल्डनेस एनर्जी ज्यादा हो, ये भी टाइप 2 हो सकता है। मतलब ये आपने सही पॉइंट बोला, मतलब अगर कोल्डनेस ज्यादा है पेशेंट में, किडनी डेफिशिएंट है, तो ये टाइप 2 की तरफ चला जाता है, किडनी ड्राइनेस में चला जाता है। और साथ में नबनेस है सर, नबनेस अगर उसको टोन हाँ करेंगे तो नबनेस और नहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर नहीं करेंगे ना, इसलिए बोल रहे हैं, वो फिर टाइप 2 कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है, इसलिए आप पूरी हिस्ट्री लीजिए फिर डिसाइड करेंगे। नहीं मैं मेरे ख्याल में आया, मैं ऐसे बताया सर। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसे- सही पॉइंट। सर मेरा जो पेशेंट है वो जो टाइप 2 वाला पेशेंट है, मतलब उनको 2 सीटिंग दिया है और 2 देकर उसके बाद में चेंज फिर करूं डिसाइड ट्रीटमेंट। करें। हाँ फिर हाँ। डिसाइड करेंगे, फिर कैसा रिस्पॉन्स आता है आप ग्रुप में पूछना, फिर हम लोग डिसाइड करें। अच्छा, मैंने 2 दिया तो उतना अभी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो और ठीक 2 है, देखकर हाँ 2 दिन देख के फिर वेट कर। सर ऐसा केस में तो टाइप 2 में जाना पड़ेगा और आपको ये बी में काम करना पड़ेगा सर, ए और बी में। हाँ जी नहीं वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कौन सा एनर्जी हम लेंगे, ये उसके सिम्टम्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता ठीक है सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ? है। हाँ जी पूछिए। सर मेरा एक पेशेंट, मैंने आपको बहुत टाइम से डिस्कस पूछ रही थी, वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट है। बाकी 3 केसेस मैंने किए, वो ठीक हो गए, बट ये ठीक ही नहीं हो रही है, इसको बार बार स्वेलिंग आ रही है, हाथ पैर में दर्द है, तो समझ में नहीं आ रहा सर। यूनिट कोल्डनेस कॉन्स्टिट्यूशन है और यूनिट के साथ में वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी दे रही हूँ। साथ में हम रेगुलेटरी सेल को टोन कर रहे हैं एडेप्टिव से, और एंटी इन्फ्लेमेटरी को भी टोन किया। बीच बीच में अपने बी सप्रेसर को भी सेडेट करने बोला था, वो भी किया। वो 4 दिन, जैसे आज मेरे पास ट्रीटमेंट करा के गई है, तो बोलती 2-3 दिन मुझे ठीक लगता है, फिर एकदम ऐसा हो जाता है कि चलना ही नहीं आ रहा। करीबन 4-5 महीने हो गए इसको ट्रीटमेंट कराते। अभी तो हफ्ते में 1-2 बार आती है, तो मतलब ये पेशेंट ठीक नहीं हो रही है। ट्रीटमेंट कराने के बाद उनको अच्छा लगता है, उसके बाद फिर 4-5 दिन के बाद फिर 2-3 दिन अच्छा रहता है, और उसके बाद और टी रेगुलेटरी को आपने किया? हाँ सर, टी रेगुलेटरी एडेप्टिव से किया। आज मैंने सर मतलब रोज मैं रेगुलेटरी सेल्स को कर रही थी, आज मैंने टी रेगुलेटरी सेल्स एडेप्टिव से टोन एट्रो किया। ठीक है। और इनका एक्सटर्नल हेल्पर टी 17 को भी सेडेट किया। इनका एक्सटर्नल कोल्डनेस चक्रा सीडेट किया आपने, हेट्रोसीडेशन? मुझे लग नहीं, रहा है इनके बॉडी में कोल्डनेस बहुत ज्यादा है और बार बार आ रहा है, और साथ में फियर इमोशंस में, साथ में फियर सीडेशन। सर वो किया फियर सेडेशन, क्या वो बोलती है मुझे कोई फियर नहीं है, हम्म फियर को लेके कुछ नहीं है, बट वही है, बीमारी मेरी ठीक नहीं हो रही है, तो थोड़ा सैडनेस है। सर बी लिम्फोसाइट? सर मैंने टी हेल्पर 17 को भी आज सेडेट किया था। बी लिम्फोसाइट के ऊपर पहले किया था आपने? हाँ
स्टार्टिंग में एक किया बार था। आपने बी सप्रेसर भी बोला था, उसको भी सेडेट करके देखा। स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में बी लिम्फोसाइट ही बोला था मैंने। हाँ तो मे भी कोल्डनेस ज्यादा, एक्सटर्नल कोल्डनेस चक्र को सिलेक्ट करके देखिए, ऐड करिए। अच्छा, इम्यून सिस्टम में तो सर यही सब करना है ना, हाँ जी, हाँ जी। जो या फिर फिर इसके प्रो इन्फ्लामेटरी को सिलेक्शन और एंटी इन्फ्लामेटरी का टोनिफिकेशन, ये सर, ये दोनों भी मैंने बीच में ये भी करा। साथ में। हाँ सर, करीबन 5-6 महीने हो गए इसको ट्रीटमेंट कराते हुए। एक्सटर्नल कोल्डनेस में भी इनकी बॉडी कोल्डनेस रिसीव कर रही है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। कौन से जॉइंट में पेन ज्यादा है? डाइट में भी जो बोली हूँ वो सब फॉलो कर रही है। वीट बंद है? हाँ सर, वीट डेयरी प्रोडक्ट्स बंद है। साइट्रस सर फूड इसमें RA के लिए 6 की 2 कर नहीं सकते? कर रही हूँ वो भी रेगुलर में कर कर रही हूँ। एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन देती हूँ सर, और एक हाथ में आरए फैक्टर का ट्रीटमेंट देती हूँ, लेफ्ट हैंड में। चक्रा में? हाँ सर। और उनका कौन सा जॉइंट ज्यादा अफेक्टेड है? सर वो पहले तो बीच में काफी ठीक हो गई थी, अब बोल रही वापस हिप जॉइंट और नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। बीच में एकदम ठीक हो गया था, सिर्फ एक एंकल बचा हुआ था, बाकी वो चलना फिरना सब इजी हो गया था। वापस अटैक आया। तो वापस अटैक किस कारण से है? कोई ट्रिगरिंग फैक्टर कुछ? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बोल रही है। ठीक होने के बाद दोबारा आने से पहले हमें समझना होता फिर क्यों आया। मैंने पूछा सर, एक्चुअली उसके हस्बैंड उसको छोड़ना चाह रहे हैं बीमारी के कारण, बट वो उस चीज को वो समझ गई है कि शी इज रेडी फॉर दैट। उनका डिवोर्स होने वाला था, बट वो साइन अप नहीं हुआ है, तो इस कारण से इनका ठीक नहीं, इस कारण से ठीक नहीं हो रहा। टीचर स्कूल में टीचिंग कर रही है, तो भी बोलती बड़ी मुश्किल से जा पाती हूँ, बट खर्चा तो निकालना पड़ेगा। इमोशन फैक्टर, मोरल सपोर्ट नहीं है। रिजेंटमेंट से डेट करिए। अच्छा, रिसेंटमेंट। और के एक्सटर्नल कोल्डनेस चक्र को सिलेक्ट करिए, फिर देखते हैं। और सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैं अगर यूनिट पे काम करती हूँ, तो यूनिट को राइट हैंड में लेती हूँ, और जो समझो 6-7 सिटिंग के बाद मैं एडवांस जब ट्रीटमेंट देती हूँ, पार्ट 2, 6 की पार्ट 2, उसको लेफ्ट हैंड में करती हूँ, तो एम आई राइट? ठीक है, नो इशू। और यूनिट को मैं कंटिन्यू करते रहती हूँ? हाँ, किसी केस में करना पड़ता है, जैसे आरए के केस में करना पड़ता है। बाकी केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है सर? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। 7-8 सिटिंग देने के बाद वी कैन क्लोज? हाँ, डिपेंड करता है, मतलब क्या है ना, अगर मल्टीपल प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रहा है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में जाना चाहता हूँ, और मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम रह गया तो फिर मैं ब्रांच में मैसेज करता हूँ, इस टाइप से। और सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। एक लेडी है, उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसको राइट शोल्डर जॉइंट में फ्रोजन शोल्डर है और नी जॉइंट भी है, बट राइट शोल्डर जॉइंट है। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन 6-7 सिटिंग के बाद जब मैं एडवांस देना चाह रही हूँ, तो राइट शोल्डर जॉइंट में मैं 6 की पार्ट 2 देना चाहती हूँ, बट मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, तो मैं चक्रा को आप लेफ्ट हैंड में दे सकती हूँ? हाँ, दे सकते हैं। चक्रा कहीं भी दे सकते हैं, बट बेटर होता है डोमिनेंट हैंड। तो शोल्डर जॉइंट का पेन के लिए ऐसा करते हैं, जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर ऐसा रहता है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करना है तो मैं चक्रा में कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करता हूँ, और रेंटिंग को या ब्रांच को मैं मेरिडियन में कर देता हूँ। इस टाइप से मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे नहीं, मुझे सर एसआई पे ट्रीटमेंट देना है। हाँ, तो वही है ना, चक्रा पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया और एसआई मेरिडियन पे आपने ब्रांच ट्रीटमेंट कर दिया फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो सेम हाथ में कर सकते हैं सर ऐसा? हाँ, कोई इशू, मैं करता हूँ। अच्छा, मेरे को लगा तो मैंने 2 सिटिंग क्या करी, लेफ्ट हैंड में यूनिट दे दिया और राइट हैंड के एसआई में वो भी करेक्ट। मेरे को लगा कि मैं रॉन्ग जा रही हूँ पैटर्न से, बट एसआई पे काम करना था राइट के। नहीं, ठीक है। और सर आज मुझे लगा कि उसके एसआई पॉइंट पे ज्यादा दर्द है, तो जो एसआई का अपोजिट यूबी और एसआई में हॉरिजॉन्टल दिया, कर सकते हैं, वो भी कर सकते आज कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं दिया। टाइप 2 कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ,
हाँ ठीक है, अच्छा है, गुड। उसका नी जॉइंट में भी प्रॉब्लम है, गुड गुड। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर ये मैंने राइट में दिया तो लेफ्ट में लेफ्ट शोल्डर जॉइंट कोल्डनेस, राइट शोल्डर जॉइंट कोल्डनेस को हाँ, वेंट किया, करेक्ट दोनों करेक्ट साथ में कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आ विंड में राइट शोल्डर हाँ जॉइंट जी, हाँ जी, कोल्डनेस को वेंट करके सही है, कर सकते हैं। सही सही है, सही, ठीक है। गुड। सर नी जॉइंट के लिए लोकल 60 पॉइंट जो बताया 62 का यूज कर सकता हूँ सर? कर सकते। अब हम लोग रेगुलर मिलेंगे, मनीषा ज्यादा ये खुश रहेंगी। मैं मंडे को रखूंगा 60 के लिए, वेडनेसडे को जनरल क्लासेस और फ्राइडे को हो सकता है जो क्लासेस के लिए दूसरे क्लासेस। बट वीक में 3 दिन मैं कोशिश करूंगा कि मिले हम लोग, हाफ एन आवर 45 मिनट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ संडे। सर 7 to 8 सुबह हो सकता है? नहीं हो सकता। सुबह का ठीक है। टाइम मेरा मेडिटेशन एक्सरसाइज इसके लिए रखता या राइट हूँ। टिल 8 o'clock मैं अपने लिए रखता हूँ। राइट सर, ठीक है। ये जो लेडी मैंने जिसके लिए बात करी ना सर, इसका पूरा जॉइंट जुड़ गया है, तो अभी 6 सीटिंग तक सेडेट होमोटोन हेट्रो किया, बट स्टिल नाउ सी इज सेइंग नो, मेरे को कुछ भी आराम नहीं है। ट्राई ओरिजिन में सेडेट होमोटोन हेट्रो नी जॉइंट पे। मतलब एडवांस स्टेज है। मतलब कोई स्पेस रह ही नहीं गया उनके एक्सरे में। एक बार एक्सरे मुझे भेजिए। ठीक है। कभी कभी क्या है, ऐसा केस मैंने किया है, मतलब ऐसे भी केसेस मैंने किए हैं कि वो वॉकर लेके आती थी और सर्जरी के लिए रेडी थी, और आज वो स्टेयर केस पे चढ़ना वगैरह सब कुछ कर सकती है। लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, बहुत एडवांस स्टेज का ओए का केस नी का टफ हो जाता है। तो सर इसको कैसे करके थोड़ा रिलीफ दिला सकते हैं? दो चीज साथ में, मुझे राइट शोल्डर जॉइंट भी है और नी जॉइंट तो चल ही नहीं पा रही है। इसका इनका हो नी, बोथ नी के केस में यूनिट ड्राइनेस जनरली ज्यादा रहता है। यूनिट ट्रीटमेंट जनरली दे रही हूँ सर, यूनिट पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यूनिट पे कर रहे हैं ना, ठीक है। एक बार अभी हाँ। आप शोल्डर ठीक हो जाए फिर नी ज्वाइन का रेंटिंग शुरू करिए। हाँ। और सर किसी की नी चाल बदल जाती है सर, तो कैसे? वो हेलो, वीकनेस, मसल्स वीकनेस का। जैसे एक लेडी आ रही है, उसका भी हालत बहुत खराब है, वो तो मतलब लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, बट नी जॉइंट का स्पेस थोड़ा है, ऐसा नहीं कि पूरा जुड़ गया। और तो बट मसल्स वीक है, वो एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से हो जाता है। सर और लोअर सर नी जॉइंट पे आप बोले ना वो लंबर और लंबर के कारण मैग्नेट। जो राव जी बोले लोअर को, लंबर और नी, लंबर को भी ध्यान में रखना है। हाँ जी, क्या चीज? मैग्नेट। सर नी, हाँ सर, मैग्नेट लगा के उसमें स्पेस करके एंड देन फिर क्रेशन। हाँ, वो ट्रैक्शन के रूप में हम लोग देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं ट्रैक्शन। कैसे सर? ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट का पुल का, ये ग्रुप में फोटो भेज देंगे जैसे। ओ हाँ, नी भूल गया। जॉइंट के जॉइंट में ही करना है सर वो? हाँ जी, हाँ, लंबर में कर सकते हैं, नी में भी कर सकते हैं। हेलो सर, किसी का जैसे कोई एक्यूट कोल्ड का प्रॉब्लम है, कोल्ड हो गया तो सोर थ्रोट का ऐसा इशू हो गया, तो ऐसे में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन निकल के तो मुझे कोल्डनेस एनर्जी लेना चाहिए और ड्राइनेस एनर्जी लेना हाँ, चाहिए। कोल्डनेस कम करना है। कोल्डनेस कम, पर लंग तो ड्राइनेस में आता है, तो मैंने सोच रहा था क्या हाँ नहीं, लंग्स कोल्डनेस। ड्राइनेस में आ रहा है या उसका ब्रांच में कोल्डनेस ज्यादा है, ठीक है ना। और अच्छा नोज अच्छा। अगर 62 जिसमें आप सीखेंगे तो नोज अगेन कोल्डनेस आता है, तो कोल्डनेस में कोल्डनेस आया था। तो एक्चुअली ब्रांच सब ब्रांच की प्रॉब्लम है, बट बॉडी से पहले हम लोग कोल्डनेस को निकालते हैं, फिर उसके ब्रांच में जाते हैं। और जैसे जैसे आप एडवांस सीखेंगे, आप 62 ट्रायोजिन, तो कभी कभी हम लोग डायरेक्ट ट्रायोजिन भी कर सकते हैं एक्यूट कंडीशन में। तो आप डायरेक्ट नोज पे, और इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, इम्यून सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप एडवांस सीखेंगे तो मल्टीपल अप्रोचेस आपको रहेंगे, तो आप आराम से हैंडल कर सकेंगे। सर इसमें मेरा अच्छा। एक क्वेश्चन है कि किसी को भी अगर खांसी सर्दी एक्यूट है
तो मैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेडेट हेट्रो करना है कि नोज में जाके या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम? जब सिम्टम्स के ऊपर, अगर मान लीजिए सिम्टम्स में सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करना है, खांसी आ रही है तो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व है तो होल रेस्पिरेटरी सिस्टम में करना होगा। तो सिम्टम्स खांसी देख आ के, रही है तो हाँ, तो फिर पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका है, तो आप पूरा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेडेट हेट्रो करना है। और सर सीडेट जिसको हेट्रो 4-6 महीने मैं हेट्रो सीडेट नहीं करता, मैं ऑलवेज फर्स्ट होमो सीडेट करता हूँ। सर इन्फेक्शन है तो? हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने कहा, अगर किसी ना किसी मीटिंग में मैंने बताया होगा कि ये जो लंग्स में इन्फेक्शन आता है वो एक्चुअल में इन्फेक्शन नहीं है, वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है बॉडी। वो टॉक्सिन्स ब्लड में रहता है, तो ब्लड जब लीवर से जाके लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स से वो सिस्टम बाहर फेंकने की कोशिश करता है। एलोपैथी साइंस उसको इन्फेक्शन बोलती है और उसको एंटीबायोटिक देके दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा अपना अप्रोच है कि बॉडी उसको थ्रो कर रहा है अगर, तो उसको हेल्प करें टू थ्रो इट आउट। तो मैं जनरली होमोसिलेट करके हेट्रोटोन करता हूँ। बॉडी के इंटेलिजेंस को समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना होता है। जैसे कि अगर आप कोविड का टाइम पीरियड लीजिए, कोविड में क्या हो रहा था, पहले फीवर आता है, ठीक है, फीवर आने के बाद 3-4 दिन के बाद उनको कफ आना शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन गया तो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम उसको किल करते हैं, और किल करने के बाद जो आपका डेब्रिस बनता है वो कुछ फैगोसाइटोसिस, कुछ मैक्रोफेजेस खाते हैं, क्लीन अप होती है बॉडी को, और कुछ बॉडी उसको थ्रो करने की कोशिश करता है। जब थ्रो करने की कोशिश करता है तो कफ आता है। तो वहाँ पे मॉडर्न साइंस क्या करती है, पहले कैल्पोल देती है, कैल्पोल देके बॉडी का इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, फिर टॉक्सिन डेवलप करता है, फिर कफ बॉडी थ्रो करने की कोशिश करता है तो एंटीबायोटिक देते हैं, उसको और सप्रेस करते हैं बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को, और बाद में वो फिर वो पेशेंट आईसीयू में चला जाता है। तो लेकिन अगर बॉडी के इम्यून सिस्टम को समझेंगे, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को समझेंगे, तो आपको समझ में आया कि बॉडी ऐसा क्यों कर रही है। तो आप, हमारा काम है बॉडी को सपोर्ट करना। हीलर बॉडी है, हम लोग हीलर नहीं है। अभी मैंने इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हु इज द हीलर। तो बॉडी एक्चुअली हीलर है, हमारा काम जस्ट उसको सपोर्ट करने का है। और अगर हमारा काम उसके अगेंस्ट में जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। इसलिए फिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, और उस समझ के मैं जनरली यही करता हूँ, पहले होमोसिलेट करके हेट्रोटोन करता हूँ ताकि बॉडी को सपोर्ट देना है। हो सकता है आपको कफ निकले, पानी ज्यादा निकले, एक दिन निकलेगा, बट अगले दिन आपको आराम आ जाए। खांसी कम हो जाती है फिर सर? बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को 6 महीने से 4 महीने से खांसी रहती है, बहुत से लोग ऐसे भी पेशेंट होते हैं ना सर जिनको ब्रोंकाइटिस होती है, या तो ऐसे केस में ऐसे इम्यून सिस्टम है, अगेन वो बॉडी निकालने की कोशिश कर रही है, या तो टॉक्सिन इतना ज्यादा है कि निकाल नहीं पा रही है, और स्पूटम नहीं निकल रहा है तो ड्राइनेस है। लंग्स जो है ना हमारा बहुत मतलब म्यूकस है उसमें डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, तो ड्राई हो जाती है तो भी वहां पे ज्यादा ड्राइनेस होने से कफ आने लगता है, ड्राई कफ रहती है, तो वहां पे ड्राइनेस को कम करना होता है। या फिर इम्यून लंग्स, सिस्टम की प्रॉब्लम। हाँ टोटल लंग्स से ड्राइनेस, हाँ जी, ड्राइनेस या फिर पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेंट करके ड्राइनेस? पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी कर सकते हैं। सर ब्रोंकाइटिस का केस में जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के ट्रीटमेंट देने से काम होगा? होता है तो? हाँ जी, होता है। आप लोग शुरू करिए, कॉन्स्टिट्यूशन हर केस में रिजल्ट आता है। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब मेरा एक रिलेटिव है, वो खांसती भी है और इस मतलब ब्रोंकाइटिस बहुत साल से है। आप करिए, आपको रिजल्ट आएगा। अच्छा। सर वो स्नीजिंग का जो मैंने आपको बोला था 2 दिन पहले, हाँ जी हाँ तो जी। स्नीजिंग होने से पहले उनके नाक में कुछ तो भी ऐसा चींटियां वगैरह चलती थी, चलने जैसे जैसे समझो गुदगुदी होती है सर पहले, और बाद में स्नीजिंग होती है, और बाद में म्यूकस निकलता है। तो उसका मतलब उनका म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं वीक है ना, नाक में का म्यूकस मेम्ब्रेन? नहीं, उनको मे बी जनरली क्या होता है, आ, वो टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है बॉडी। जैसे अगर आप लोगों ने ये फील किया है या नहीं किया है, जैसे मैं अपने साथ बहुत फील किया हूँ, क्योंकि मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पेशेंट रहा हूँ बचपन से, और आज भी उस टाइम तो बहुत दवाइयाँ खाई, और बहुत कुछ होता था, मैं इनहेलर लेके कैरी करता था। तो इस सिस्टम को मैं बहुत क्लोजली समझा हूँ बचपन से, और अब जो मैं सिस्टम को पढ़ा हूँ अपने नॉलेज से। तो अभी क्या होता है, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और अगर कोई टॉक्सिन्स गया, जैसे
पॉल्यूशन से कुछ कुछ भी मेरे अंदर जाता है, थोड़ी देर में मुझे छींक आता है, थोड़ा सा पानी निकलता है, देन ओवर, वो क्या होता है बॉडी ने क्लीन कर दिया। अगर उसी को हम सप्रेस कर देते हैं तो वो फिर क्रॉनिक डिजीज बदलता जाता है। अगर आप, पता नहीं आप लोगों ने कभी फील किया है या नहीं किया है कि कहीं आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और कोई गाड़ी का स्मोक आपके अंदर गया और फिर आपको स्नीजिंग आती है या नहीं आती है। बट मेरा सिस्टम अभी ऐसा हो गया, तुरंत स्नीजिंग आएगी और फिर वो क्लीन हो जाता है। तो ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको आप लोग समझिएगा। अगर आप अपने बॉडी के सिस्टम को समझेंगे तो जो भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे विद फिजियोलॉजी एंड विद द एनर्जी एंड ऑल। तो मैं करता हूँ अपने बॉडी में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो मैं फील करता हूँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उससे समझने की कोशिश करता हूँ। वैसे पेशेंट को आप समझ पाएंगे और पेशेंट को समझा पाएंगे। तो जैसे आप पेशेंट को साथ आपको हो रहा है इचिंग हो रहा है, तो मे भी एलर्जी हो रहा है, उनको इचिंग सेंसेशन हो रहा है तो एलर्जी हो रही है, और उसके बाद वो एलर्जन जब बॉडी के अंदर जा रहा है तो बॉडी से वो निकालने के लिए बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। और वहीं पे एलोपैथिक डॉक्टर क्या करेंगे कि एलर्जी हो गया, एंटी एलर्जी देंगे, तो एंटी एलर्जी जो भी होता है वो हाई कर देती है और म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रेशन को कम कर देती है, तो लगता है कि हमें आराम आ गया। लेकिन जो एलर्जन था वो तो बॉडी में रह गया ना, तो वो तो अंदर जाके इरिटेट करता ही रहता है। तो इस केस में आपको ऐसा नहीं कि म्यूकस मेम्ब्रेन को कम करना है या उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना है। सर ऐसे केसेस में कई ऐसे भी आते हैं जिनको हर कुछ चीज भी एलर्जन होती है, जैसे ठंडी हवा, पंखे के नीचे की हवा, बाहर का डस्ट, उनको छींके चालू हो जाती है। तो ये पेशेंट में हमको सक्सेस नहीं मिला सर। हाँ, क्योंकि वहां पे वो ओवर सेंसिटिव है उनका इम्यून सिस्टम। अब आपको ये डायग्नोज करना हो कि उनका इम्यून सिस्टम ओवर सेंसिटिव क्यों है। ठीक है, मतलब जैसे एक ठंडी हवा सबके लिए तो एलर्जन नहीं है, आज फूल पोलन सबके लिए एलर्जन नहीं है, लेकिन किसी के लिए इतना एलर्जन हो जाता है कि उनको आईसीयू तक में जाना पड़ सकता है, ऐसा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आता है, ऐसे पेशेंट भी हैं। तो उनके क्यों है, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक है, या तो फिर वो जेनेटिक कॉज है, या फिर अगर उनके फैमिली में ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है तो फिर उनके बॉडी में कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल और बिकॉज ऑफ सम इमोशन, कोई इमोशन के कारण। वो फाइंड आउट करके उसके ऊपर आपको रूल आउट करना होगा, ठीक करना होगा, तब जाके ठीक हो। सर इम्यून सिस्टम में आपने जो एक बार मेरे को बताया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसको सेडेट करना होगा या फिर हर हाँ, चीज पहला क्योंकि पहला स्टेप वही है, एलर्जन को कैच करना और उसको जाके इम्यून सिस्टम को प्रेजेंट करने का काम वहीं शुरू हो रहा है। तो मे बी वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि वो ज्यादा अलर्ट है, उसके अलर्टनेस को थोड़ा सा कम करना है ताकि वो हर चीज को एज ए एंटीजन ना ले। ठीक है, प्रॉब्लम तो वहीं से स्टार्ट हो रही है ना कि वो एंटीजन ले रहा है फिर वो प्रेजेंट कर रहा है, तो बाकी का जो सीक्वेंस है इम्यून सिस्टम का जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो स्टार्ट हो जाता है, वो साइकिल पूरा स्टार्ट हो जाता है। साइकिल को रोकने के लिए मैंने आपको बताया था, तो उस टाइम में भी हम लोगों ने इम्यून सिस्टम का पूरा डिस्कशन नहीं किया था। तो अब आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा, तो अब आप ट्राई करके देखिए कैसा रहता है। सर। तो फिर क्या बोल रही थी सर, कोल्ड मैंने वो जो बोली ना जिसके लिए मैं डिस्कस करी, ऐसे मेरा भाई भी और एक पेशेंट और आई थी, उसको भी जरा सी पंखे की हवा, ये तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से कोल्डनेस से डेट की थी, तो उसको उस पेशेंट को थोड़ा रिलीफ हुआ, बट मेरे भाई को कुछ खास फर्क नहीं हुआ। वो वापस कोल्डनेस से उसको वही प्रॉब्लम, छींके चालू हो जाती है, और वो सालों से है उसको, सालों से है एकदम। मतलब जरा भी ठंडी हवा वापस छींके चालू, कुछ डस्ट चला गया छींक चालू, बारिश हो गई छींक चालू। एक्सटर्नल कोल्डनेस चक्र भी क्रिएट करिए और इम्यून सिस्टम का अब ऐड करिए। इम्यून सिस्टम तो पहले ऐड नहीं किया था आपने ना? हाँ सर। तो अब एक बार ऐड करके देखिए फिर कैसा है। सर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को एडेप्टिव से सेडेट करना है? इनेट से करिए फिर। चलिए आज के लिए यही रखते हैं हम लोग। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर मतलब जैसे मेरा जो प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन और वीकनेस का जो प्रॉब्लम था, वो मतलब मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो अभी बहुत ही मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ और रिलीफ भी हुआ। पर मतलब मेरा थायराइड का भी प्रॉब्लम है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन करके क्या थायराइड क्योर हो सकता है और कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल हो सकता है। देखिए आज हमारे पास हम लोगों के पास काफी ट्रीटमेंट है इन सुजोग, और हम लोग कर रहे हैं इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का एडवांस सिस्टम।
बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही कर रहा था। इवन कई बार तो कितने पेशेंट जो मेरे पास नहीं आ सकते थे उनको मैंने जस्ट चक्रा मैग्नेट बताया नेल के ऊपर, कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर, उसी से ठीक हो जाते हैं। तो हाइपोथायराइड ठीक करना बहुत आसान है, ठीक है। हाइपर टफ होता है, हाइपर टफ। अभी हम लोग सर हाइपर मतलब के, हाइपोथायराइड मतलब परमानेंट का क्योर होता है? हाँ जी हाँ जी, मतलब ये पहले एलोपैथी डॉक्टर का भी ये जो, कहता है मतलब ये मतलब वही पूरा बता रहा हूँ, एलोपैथी का वो जो बोला हुआ ना, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। बॉडी हील करता है, बॉडी कुछ भी हील कर सकता है, इस बात को आप समझ लो। ये मत समझो कि डॉक्टर ने बोल दिया ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, बस कंडीशन ये है कि वो बाई बर्थ नहीं होना चाहिए, जेनेटिक होने से प्रॉब्लम हो जाता है, बाकी कुछ भी ठीक हो सकता है। थायराइड, हाइपोथायराइड तो ठीक करना बहुत आसान है, बहुत आसान। सर मेरा एक पेशेंट सर था, तो उनका 60 था आपका थायराइड, तो 1.5 महीना में सर 50 कम हो गया, 10 था लास्ट में। हाँ, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा, सर ठीक हो मैं तो सकता है। थायराइड हाँ हाँ सर। बोलिए। नहीं, ठीक हो सकता है, बिल्कुल आप करते रहिए, ठीक हो जाएगा वो। सर एक क्लास डायबिटीज पे लीजिए ना सर। हाँ, डायबिटीज में पैथोफिजियो में शुरू करने वाला हूँ, अब रेगुलर क्लासेस होंगे, डोंट वरी। सर स्नीजिंग के केस में ओवरऑल और एपीसी को सिलेक्ट करना है ना? हाँ जी हाँ जी, प्रशांत जी कुछ सर बोल रहे थे आप? हाँ सर मैं मतलब थायराइड का मेडिसिन ले रहा हूँ, तो क्या ये क्या बंद करना पड़ेगा और नहीं, ऐसे नहीं, ट्रीटमेंट ऐसे नहीं, दोनों एक साथ? अगर मेडिसिन आपने स्टार्ट कर दिया है तो आप ऐसे बंद नहीं कर सकते। जैसे कितने एमजी ले रहे हैं आप? 50। 50 ले रहे हैं, तो आप ट्रीटमेंट करिए। ट्रीटमेंट करने के बाद टीएसएच लेवल कितना आ रहा है? अगेन टीएसएच लेवल 4.55 तक आने से डॉक्टर नॉर्मल मानते हैं, बट हम लोग उसको नॉर्मल नहीं मानते हैं। फंक्शनल रेंज है, फंक्शनल रेंज में 2.5 के नीचे लाना होगा। जब तक 2.5 के और 2.5 के ऊपर आ गया तो हम लोग उसको फंक्शनल हाइपोथायराइड भी मान लेते हैं। उस टाइम ट्रीटमेंट पहले से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका जैसे अगर नॉर्मल रेंज में आ गया पहले टीएसएच लेवल, देन आप 50 एमजी ले रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन 25 एमजी, एक दिन 50 एमजी लिए, एक महीना लिया आपने, और फिर से ट्रीटमेंट चेक किया, अगर ट्रीटमेंट ब्लड चेक किया आपने और उसमें नॉर्मल आता है, देन अगेन नेक्स्ट मंथ आप एक दिन 25 लीजिए, एक दिन या दोनों दिन 25 लेके डेली 25 पे आ जाइए। फिर उसके बाद 12.55 25, इस तरह से ग्रेजुअल कम करिए। किसी किसी पेशेंट को डायरेक्ट 50 से हम लोग 25 पे आ जाते हैं, 25 से 12.5 पे आ जाते हैं। तो कितना पुराना केस है, अगर बहुत पुराना केस है तो जैसे मैं पहले बताया वैसे करते हैं, और रिसेंट का केस है 1 महीने 2 महीने से आप ले रहे हैं, तो हम 25 से डायरेक्ट 50 से डायरेक्ट 25 एमजी पे आ जाते हैं, 25 से 12.5 एमजी पे आ जाता है, और उसको फिर बंद करते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया तो आपका थायराइड ग्लैंड अब काम नहीं करता, वो सो जाता है, तो उसको डोर्मेंट स्टेट से जगाना होता है, तो धीरे धीरे जगाना होता है। और एक साथ में बंद इससे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक सेल के अंदर थायराइड रिसेप्टर होता है और मेटाबॉलिज्म के लिए थायराइड की बहुत जरूरत होती है। तो ऑल ऑफ ए सडन अगर आप बंद कर देंगे तो फिर वो हाई हो सकता है, टीएसएच, आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए आप अपना ट्रीटमेंट करते रहिए, डाइट कंट्रोल रखिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली रिड्यूस करिए, 3 to 4 मंथ्स में कम हो जाएगा। हम लोग सर जनरली 6 महीना हो गया मतलब मेडिसिन ले रहा हूँ, 6 महीने तो से ज्यादा 6 है। महीना है तो आपका 2 से 3 महीना में एनफ है, आपका मेडिसिन बंद हो जाएगा। सर सर नए आराम केसेस कीजिए। में तो जरूरत ही नहीं रहती ऐसा कुछ। हाँ जी, नए केस में तो मैं 10 to 15 बिल्कुल, सिटिंग्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे बहुत हैं। अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट। हाइपोथायराइड ठीक करना बहुत आसान है, बहुत आसान। हाँ सर। हाइपर टफ होता है। अभी हमारे पास एक हाइपर थायराइड की पेशेंट आई है, वो बस उनके पास 2 महीना ही टाइम था और जर्मनी से आई है, उनको सर्जरी के लिए शी वॉज रेडी, और लास्ट 12 ईयर्स से उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था। वो अभी आई थी तो TSH was 0.005 and T3 free T3 T4 was 21, जो 15 डेज में या 1 वीक में शायद उन्होंने कराया, तो 14 आया, लास्ट सैटरडे आई तो इट वाज 4, शी वाज वेरी हैप्पी। बट TSH इंप्रूव नहीं किया, TSH 0.005 से 0.006 आया। सो हाइपरथायराइड ट्रीट करना इज वेरी टफ, सो वी आर ट्राइंग टू डू कि हमारे पास और 1 मंथ है कि हम क्या कर सकते हैं। बट हाइपो तो आपको फ्रिक्वेंट मिलेंगे और वो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, डोंट वरी। हाइपर में भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जैसे हम लोग हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाइपो हमने में हाँ सेडेट कॉन्स्टिट्यूशन मैंने किया। ड्राइनेस टोनिफाई हीट करते हैं ना हाँ एडवांस में, हाँ, तो इसमें सेडेट हीट टोनिफाई ड्राइनेस करते हैं। हाँ, हीट हॉटनेस रेट किया, ड्राइनेस कोल्डनेस टोन किया। अभी ये किया हमने 1 वीक से, समझिए 1 वीक से 2 वीक्स तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया। देन लास्ट 3rd वीक में, जनरली इतनी जल्दी मैं
थायराइड का ट्रीटमेंट ऐड नहीं करता था, बट वो काफी एवरी वीक उनको टेस्ट करना था, डिसाइड करने के लिए किस तरफ जाना है। तो इसलिए हम लोगों को, मैं बहुत जल्दी थायराइड पे आ गया कि थायराइड, और ट्राइजन भी ऐड किया, इम्यून सिस्टम ऐड किया, इमोशन ऐड किया, और विटामिन डी, ये सब चीजें हमने ऐड की। तो क्योंकि फास्ट रिजल्ट लेना था, मैंने सब कुछ एक साथ स्टार्ट किया। चलिए, फिर हम लोग हो सकता है बुधवार को मिले, अगर किसी टॉपिक में मुझे बात करना हो तो उस पर बात कर लेंगे, या फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा होगा मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा। ठीक है सर, वो फिर नेक्स्ट इम्यून की क्लास फ्राइडे नहीं रहेगी? नहीं, अभी फ्राइडे जो चल रहा है वही चलेगा। अभी फ्राइडे जनरली हमारा जो पेड क्लासेस होगा उसके लिए मैंने रखा। अभी इम्यून सिस्टम चलेगा, बाद में फंक्शनल ब्लड एनालिसिस स्टार्ट होगा आफ्टर दीपावली। तो फ्राइडे जनरली मेरा फिक्स रहेगा फॉर दिस पेड क्लासेस। मंडे जनरली हम रखेंगे फॉर 60 डिस्कशन, एंड वेडनेसडे मैं सोचा हूँ फॉर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इसके ऊपर फ्री डिस्कशन। ये मेरा प्लानिंग है। लेट्स सी, डिपेंड करता है मेरे क्लिनिक से आने के बाद एनर्जी लेवल के ऊपर डिसाइड करना। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनर्जी लेवल में चेक करूँ। सर बहुत हो गया, एक आप class Sunday आराम रख कीजिए लीजिएगा। सर। हाँ, कोशिश, एक्चुअली मैं 9 o'clock पे ऑफ करना मेरी हैबिट है, बट ठीक है, मैंने सोचा नहीं, डिस्कशन भी जरूरी है, तो 9:30 तक मैंने एक्सटेंड किया है। 9:30 तक डिस्कस करेंगे। नहीं सर, एक क्लास संडे रख लेंगे ना। नहीं, संडे नो क्लास। बहुत बहुत सालों तक हम लोगों ने संडे क्लास किया। अब मैं संडे ओनली फॉर माई सेल्फ, ओनली मेडिटेशन एंड ऑल, नथिंग एल्स। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग बुधवार को या फिर शुक्रवार को। ओके, ओके, बाय लाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्माइल नाइट सर। बाय लाइट।